शुरू किए हैं और हमने 9th क्लास के आपके सिंथेटिक्स के हिसाब से 9th क्लास स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम दिया गया है आपके सिंथेटिक्स के हिसाब से फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, ठीक। तो फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट कि अगर हम अपनी बुक का पहला पेज वो जो है खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है और फिजिक्स का टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन और इंटरेक्शन है। इतनी बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से आज हमने ये जो लेक्चर हम बना रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे कि आज हम इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स करेंगे और फिजिक्स का सोसाइटी के साथ रिलेशन निकालेंगे। उसके बाद पहले तो ये कि फिजिक्स साइंस की ब्रांच है तो साइंस की ब्रांचेस को छोड़ेंगे, कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, और लास्ट ऑफ ऑल हम अपनी फिजिक्स के डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। एक ऐसी डेफिनेशन जो कि सारी आपकी वर्ल्ड लेवल पे हो, बेहतरीन तरीके से हो, जो कि सारी वो जो है टर्म्स को डिफाइन करे, ऐसी डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है। तो आए समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि साइंस की ब्रांचेस क्या होती हैं, ठीक है। तो बात यह है कि सब टीचर्स यही करते हैं कि साइंस की दो ब्रांचेस निकालते हैं, एक फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल। चलो इस बात को समझते हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको न्यू मिलने वाली हैं, काफ़ी चीज़ें डिफरेंट मिलने वाली हैं जो कि शायद अपने साइंस की ब्रांचेस में नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है। तो आए इस बात को समझते हैं कौन कौन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है साइंस। अगर हम बात करें साइंस की तो ये सबको पता है कि साइंस है क्या, बात को पता है ना। ऐसी नॉलेज, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि गेन की जाए बाय द वे ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड दी ऑब्जर्वेशंस। इतनी बात समझ में आ रही है। ये आपको भी पता है, मुझको पता है, सबको पता है भाई, एक बच्चे को पता है, 5 दर्जे में होने वाले बच्चे को भी, 5वीं जमात के बच्चे को भी। लेकिन बात यह है कि साइंस कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो कि आप प्रीवियस पढ़ के आए, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जैसा कि हर लेक्चर में कहता हूँ कि इनिशियली स्टार्ट करना बेहतर होता है। काफ़ी चीज़ें होती है कि जो रिमेनिंग होती है, जो पढ़े हुए हैं, लेकिन अब जब आप न्यू टॉपिक पढ़े हो उनसे रिलेटेड तो आपको वो चीज़ें डिफाइन करनी होती हैं, ठीक है। तो अब बात समझो, साइंस ये ग्रीक वर्ड आपको पता है साइंसिया, तो उससे लिया गया है, मैं लिख नहीं रहा, साइंसिया से लिया। और साइंसिया की मीनिंग क्या होगी? टू नो, टू नो। लेकिन किसके बाद किसकी नॉलेज? नो, नॉलेज गेन करो, लेकिन किसकी नॉलेज? नेचर की नॉलेज गेन करो। मीन्स के नॉलेज ऑफ नेचर, नॉलेज ऑफ और अबाउट नेचर। काफी लोग इसको फिलोसॉफिकल नेचर भी कहते हैं, साइंस को फिलोसॉफिकल नेचर जो भी होती है, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ रही है साइंसिया, ठीक, ग्रीक वर्ड। तो उसके बाद हम बात करें साइंस। साइंस को अब यहाँ क्या किया गया है, दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है। आई बात समझ लें कौन कौन सी। एक है आपकी फिजिकल साइंस, मुझे पता है ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं और सबने पढ़ी हुई हैं, लेकिन कुछ टर्म्स डिफाइन करूंगा जो कि शायद आपने नहीं सुने होंगे। फिजिकल साइंस, और दूसरी होती है बायोलॉजिकल साइंस। चलो इस पर भी थोड़ा बात कर देते हैं। फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, ये सबको पता है कि ये लिविंग थिंग्स से नॉलेज अबाउट, स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे लिविंग थिंग्स की स्टडी की जाती है और यहाँ पे स्टडी अबाउट नॉन लिविंग, ये तो नाम से ही अपीयर है भाई, नॉन लिविंग थिंग्स। ओहो, यहाँ पे लिविंग थिंग्स और यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स, सॉरी जी। जहाँ पे क्या होगा, फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करेंगे और बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ो। तो यहाँ पे फिजिकल साइंस को आपने कैटेगराइज किया हुआ है और दूसरी ब्रांचेस में जो कि हम सब पढ़ते हैं। एक है फिजिक्स और दूसरी है केमिस्ट्री और तीसरी क्या होती है, मैथमेटिक्स। आई बात समझ में। और उसके बाद इसको भी कैटेगराइज किया है, जूलॉजी, आपकी बॉटनी या फिर कुछ भी, मैं इस पे नहीं जा रहा क्योंकि हमारे यहाँ
हमको डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन किसका करना है, फिजिक्स का। तो फिजिक्स इस फिजिकल साइंस वाली ब्रांच में आती है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। तो क्या कहा, फिजिकल साइंस नॉन लिविंग से कनेक्टेड स्टडी को क्या कहते हैं, हम फिजिकल साइंस कहते हैं। जी भाई ठीक है, आगे बढ़ो। तो फिर उसकी ब्रांचेस हैं, उसको कैटेगराइज किया गया है किस फॉर्म्स में, क्लैसिफाइड। यहाँ पे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में। फिजिक्स में क्या है, अ नॉलेज विच एक्सप्लोर्स नेचर, ऐसी नॉलेज जो कि नेचर को डिफाइन करे। आप यही सोचोगे कि सर यहाँ पे लिखा है नॉलेज अबाउट नेचर, नेचर की नॉलेज जो कि एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन से अपीयर हो। तो यहाँ पे भी फिजिक्स की डेफिनेशन यही होती है। देखो ना, बेसिकली कहा जाता है फिजिक्स इज द मदर ऑफ ऑल साइंस। ये आपके 9th बुक में ही लिखी हुई सीधी लाइन, बात समझ आ रही है कि नहीं। तो इसलिए मदर ऑफ ऑल साइंस है तो उसका भी अपना मर्तबा बनता है। आगे बढ़े, केमिस्ट्री। यहाँ पे आप मैटर की कंपोजिशन और उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज, बातें समझ के नहीं, उसके फार्मूलाज और उसके प्रॉपर्टीज, सारी चीजें आप केमिस्ट्री में यहाँ पढ़ोगे। और उसके बाद ये रिलेटिव लॉज ऑफ नेचर को बयान करती है, बाय द लॉज रूल्स। यहाँ पे कायदे और कानून यही होते हैं। ऐसे कह दो कि ये जज यही होता है जो सब कुछ जज करता है। हर सब्जेक्ट में मैथ इंक्लूड जरूर होती है, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का अपना रोल होता है। तो ये मदर है, तो यहाँ इसको सोच लो कि ये फादर ऑफ ऑल साइंस, यही समझो। आगे बढ़े, तो यहाँ पे हमारा वर्ग है फिजिक्स में। तो इस फिजिक्स को भी क्लैरिफाइड किया गया है, इस फिजिक्स को भी कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया है फर्दर पार्ट्स में। और फर्दर पार्ट कौन कौन से हैं, 2 ब्रांचेस में इसको कैटेगराइज किया गया है। एक है आपकी क्लासिकल फिजिक्स, बात समझो, सब समझाऊंगा, पहले इसको समझते जाओ। क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरी क्या है यहाँ पे, क्वांटम फिजिक्स, QUANTUM, क्वांटम PHYSICS, क्वांटम फिजिक्स। अब ये क्लासिकल फिजिक्स क्या है, क्वांटम फिजिक्स क्या है, बात को समझो। क्लासिकल फिजिक्स, यहाँ पे आप इसको यूं कहूं कि यहाँ पे आप मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट्स, या फिर यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। जैसे होता है ना, ये क्लासिकल सॉन्ग है, यानी कि पुराना सॉन्ग है और जो कि अपने दौर में मशहूर की तरह चलता रहा हो। लेकिन यहाँ पे भी क्लासिकल फिजिक्स कह दो, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स कह दो, या फिर और इसको आप न्यूटनियन फिजिक्स कह दो, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन के लॉज अक्सर बहुत चलते हैं। वरना बहुत सारे लॉज हैं, केपलर्स लॉज ऑफ मोशन भी, प्लैनेटरी मोशन में, मैक्सवेल के भी लॉज हैं, इसमें भी हैं, लेकिन ये न्यूटन फिजिक्स भी कहलाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आप मोशंस को समझोगे, जो भी ऐसी मोशन जो कि आपको दिखाई दे, बात समझो। यहाँ पे क्या कि कार की मोशन, यहाँ पे व्हील का रोटेशन, यहाँ पे आपकी बुलेट का फायर होना, जब आप बुलेट को गन से फायर करते हो वो, क्योंकि आपको दिखाई देती है मोशन में, जो कि ऑब्जेक्ट मोशन में हो लेकिन आपको नजर आ रहे हों, यानी कि आम इंसान की आंख उसको देख सके। अगर यूं कहूँ कि फ्लोटिंग, किसी पानी में कोई किसी बॉडी का तैरना, या फिर किसी बॉडी का फ्लो होना, तो यही ये सारी चीजें आपकी मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में आ जाती हैं। लेकिन मैं बताऊंगा आपको मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स भी ब्रांचेस हैं। अब वो कौन कौन सी ये भी समझेंगे, पहले इसको समझो। क्वांटम फिजिक्स, इसको अगर मैक्रोस्कोपिक यानी कि जो आम इंसान की आंख देख सके, those process or those phenomena of nature which can seen by the common human mankind, बात समझो, जो कि आम इंसान की आंख देख सके, ऐसे प्रोसेस, ऐसे फिनोमेनास, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, ये कहलाती हैं मैक्रोस्कोपिक। और ये बन गई आपकी माइक्रोस्कोपिक। ये माइक्रोस्कोपिक मींस कि आम इंसान की आंख ना देख सके ऐसे प्रोसेस, ऐसे फिनोमेनास। अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना क्वांटम फिजिक्स, तो इसको दूसरा नाम दिया गया है मॉडर्न फिजिक्स का। यहाँ पे एक ही ब्रांच होती है मॉडर्न फिजिक्स, एक ही ब्रांच मॉडर्न फिजिक्स। अब इसको देखें, इसको ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखेंगे, इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है कौन कौन सी ब्रांचेस में, देखो, इसको मैकेनिक्स में, इसको थर्मोडायनामिक्स में,
इसको थर्मोडायनामिक्स में, और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, और उसके बाद इसको ऑप्टिक्स में भी डिवाइड किया गया है। अब बात समझो ये क्या क्या है, ये भी समझाऊंगा, समझो इसको ही समझाते पहले। मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स क्या होती है मैं आपको समझाऊं। जो भी मैं एग्जांपल दिए, कार के मोशन दिए, व्हील के रोटेशन के एग्जांपल दिए, मून का अर्थ के ऊपर रिवॉल्व करना, ये भी एग्जांपल है किसका, मैकेनिक्स का। किसी भी चीज की मोशन हो जो कि आपको दिखाई दे वो इसमें इंक्लूड होगी। मैंने पहले कहा कि पानी पे किसी चीज का फ्लो होना, ये आपको दिखाई देता है, मींस कि मोशन है, तो फिर ये मैकेनिक्स में वो जो है कहलाई जाती है, इंक्लूड की जाती है, इन्वॉल्व की जाती है। बात आई समझ में नहीं? तो आगे बढ़ो कि मैकेनिक्स को हमने समझा कि ये है मैकेनिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बात करता हूँ, ये लिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी और बात समझो। थर्मोडायनामिक्स, यहाँ पे आप हीट समझोगे, यहाँ पे आप हीट से रिलेटेड बातें करोगे, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझोगे। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है, सेकंड लॉ भी समझोगे। और इसके बाद यहाँ पे आप टेम्परेचर की बात करोगे, यहाँ पे आप टेम्परेचर की बात करोगे, और उससे रिलेटेड हीट के बारे में बात करोगे, यही है हीट के सारे प्रोसेस की बात करोगे, रेफ्रिजरेटर कैसे चलता है, थर्मोडायनामिक्स समझोगे। बात आई समझ में नहीं? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करूँ, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, चार्जेस होती हैं, चार्जेस का एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, चार्जेस की मोशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये एक ब्रांच है फिजिक्स की। मैंने कैसे बताया ना, क्लासिकल फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मैग्नेटिक चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड। बात है समझ, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इनकी मोशन जो भी चलती है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, ये आप पढ़ोगे इंटरली, फोर्थ चैप्टर आई थिंक, यस फोर्थ चैप्टर इंटर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जी। यहाँ पे पार्टिकल चार्जेस पढ़ोगे, चार्जेस की स्टडी, एटम्स की, न्यूक्लियस की स्टडी, न्यूक्लियस की नहीं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्टडी, इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग और बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ोगे। मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज भी इसमें पढ़ोगे। बात आई समझ में कि नहीं? और आगे ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स को आप ऐसे समझें कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। क्या कहा मैंने? साइंटिफिक स्टडी की जाए किसके बारे में, लाइट के ऊपर साइंटिफिक स्टडी की जाए। याद रखो कि ऑप्टिक्स भी ये आपकी मेरे ख्याल से मैट्रिक में भी इंक्लूड है ये टॉपिक, ये चैप्टर। और उसके बाद फर्स्ट ईयर में भी ये आपका चैप्टर इंक्लूड है। फर्स्ट ईयर में आई थिंक ये है आपका 9th चैप्टर। तो उसमें इसको दो तरह से कैटेगराइज किए गए हैं, एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरी है फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स को आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं वेव ऑप्टिक्स, और आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को कहते हैं रे ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या होता है, फिजिकल ऑप्टिक्स में क्या होता है, ये आप उनकी ब्रांचेस में जब इसका ये चैप्टर पढ़ोगे तो उसको समझोगे। लेकिन यहाँ पे ये समझ लो कि जहाँ पे इसमें स्टडी होती है लेंसेज की, और यहाँ पे स्टडी होती है मिरर्स की, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, और उसके बाद लेंसेज भी पढ़ोगे, मिरर्स भी पढ़ोगे, और वो जो है सारे के सारे प्रोसेस, पोलराइजेशन है, रिफ्लेक्शन है, डायफ्रेक्शन है, डिस्पर्शन है, जो भी चीजें हैं सारे के सारे आप ऑप्टिक्स में ही पढ़ोगे। ठीक है, लाइट वेव है, लाइट इज अ वेव में आती ना, तो फिर वेव भी समझोगे। ये सारे के सारे स्टडी, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी समझोगे, वेव थ्योरी समझोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी समझोगे, क्वांटम थ्योरी समझोगे, ये सारी स्टडी करोगे आप। लाइट के हिसाब से जो भी स्टडी रिलेटेड होगी सारी की सारी ऑप्टिक्स में होगी। और चार्जेस के दरमियान जो भी चीजें होंगी, चार्जेस का एक दूसरे से अट्रैक्ट होना, रिपेल होना, और एटम्स का स्टेबल होना, एटम्स की स्टडी, न्यूक्लियस की स्टडी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चलेगी। थर्मोडायनामिक्स में क्या होगा कि हीट के लॉज पढ़ोगे, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे, टेम्परेचर की स्टडी करोगे, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े तो फोर्स। यहाँ पे फोर्स मैकेनिक्स में आप ये अल्फाज लिख लो कि फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स, मेरे ख्याल से ग्रेविटेशनल फोर्स भी, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स भी, और उसके बाद फ्लोटिंग, बॉडी की फ्लोटिंग होना, कार की मोशन होना, कार मोशन होना,
जो भी चीजें जो कि ऐसी मोशन जो आपको दिखाई दी, बात आ रही है समझ में नहीं, ये सारे के सारे प्रोसेस आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। बात आ रही है समझ में कि नहीं। क्लासिकल फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स कहा जाता है, इसको कॉन्सेप्ट क्या माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट दिया गया है, और इसको हम न्यूटनियन फिजिक्स भी कह सकते हैं। और यहाँ पे हम दूसरी ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हैं तो कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक है, क्वांटम फिजिक्स है, और या फिर इसको हम मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। तो फिर मॉडर्न फिजिक्स में क्या होगा? मॉडर्न फिजिक्स क्या है? बेसिकली ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस होती हैं कि उनके बेस पर बना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की क्वांटम इफेक्ट और उसकी जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बना है, और उसकी क्वांटम थ्योरी की देखो ना, क्वांटम थ्योरी तो मैक्सवेल ने दी थी, लेकिन उसके बाद बात कर रहा हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन थी E = mc²। ये तो सबको पता है, दुनिया को हेला डाला उसकी इक्वेशन है। E = mc²। बहुत बड़ा साइंटिस्ट है यार उनका साइंस। तो बात समझो, मॉडर्न फिजिक्स में आप क्या करोगे? एटॉमिक स्टडी करोगे। यहाँ पे ब्रांचेस आपकी बुक में ब्रांचेस दी गई है, उसकी डेफिनेशन लिखी गई है। तो कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जो कि क्लासिकल फिजिक्स की हैं, ये सारी सारी, और कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जो कि आपकी क्वांटम फिजिक्स के लिए ली गई हैं, लेकिन कनेक्ट किया गया है। अब जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तो वहाँ पे समझोगे कि अलग अलग ये जो ब्रांचेस होती हैं फिजिक्स की। तो यहाँ पे एटॉमिक स्टडी यहाँ लिख लेते हैं, एटॉमिक फिजिक्स। और उसके बाद अगर हम बात करें एटॉमिक फिजिक्स के बाद पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, ठीक है। तो जियो फिजिक्स है, कुछ भी है, तो आप इनमें टाइप्स में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आ रही है समझ में नहीं? मैंने कहा सबसे पहले साइंस क्या है, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड की मीनिंग क्या होगी? साइंसिया वर्ड है। तो नॉलेज अबाउट नेचर, तो कौन सी नेचर? जो कि एक्सपेरिमेंट्स व्हिच गेन बाय with the help of our experiments और ऑब्जर्वेशंस। इतनी बात समझ में आ गई? तो फिर साइंस को हमने डिस्क्राइब किया, और साइंस को हमने कैटेगराइज किया 2 फॉर्म्स में। कौन कौन से? एक फिजिकल साइंस जिसको नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी की जाती है, जिसमें फिजिकल साइंस में, और बायोलॉजिकल साइंस, तो फिर बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। और आगे बढ़े तो फिर यहाँ पे फिजिकल साइंस को हमने कैटेगराइज किया हुआ है 3 और ब्रांचेस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। मैंने बताया कि फिजिक्स क्या होती है, साइंस व्हिच एक्सप्लोर्स नेचर। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, इसको मिटा लें तो फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, और इसके ऐसी डेफिनेशन लिखेंगे कि बेहतरीन होगी, उसमें सारे के सारे टर्म्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये फिजिकोस यहाँ पे लिख देता हूँ, तो फिर डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। आप इतना इसको नोट कर लें, मिटा दें, तो मैं डेफिनेशन लिखूँ फिजिक्स की जी, मिटाऊँ? क्लासिकल, मैक्रोस्कोपिक या फिर न्यूटनियन फिजिक्स, ठीक, क्वांटम फिजिक्स, यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से इक्वेशंस। तो आगे बढ़े, मिटा रहा हूँ। तो अब हम लिखने जा रहे हैं फिजिक्स की एक ऐसी डेफिनेशन जिसमें हम सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे फिजिक्स का। वैसे तो कई बुक में यही लिखा होता है कि साइंस विच एक्सप्लोर्स नेचर, बस यही होती है, लेकिन कई बुक्स इसको दूसरी तरह डिफाइन करते हैं कि ऐसा रिलेशन फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, ठीक है। तो हम एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं किसकी? फिजिक्स की। तो समझो अब डेफिनेशन क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about matter, energy, fundamental forces and also their म्यूचुअल इंटरेक्शन और रिलेशन की कोई मसला नहीं है। अब देखो मैंने डेफिनेशन लिखी फिजिक्स की, कौन सी? पहले तो ये समझो कि फिजिक्स वर्ड है, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ग्रीक वर्ड, एंशिएंट ग्रीक वर्ड, आपके बुक में भी एक पॉइंट के तौर पर, पॉइंट काउंटर के तौर पर लिखा हुआ है। ग्रीक वर्ड कौन सा? फिजिकोस।
एंशिएंट फिजिक्स, एंशिएंट ग्रीक, तो उसमें से लिया गया फिजिकोस, जिसकी मीनिंग क्या है? टू नॉलेज या टू नो, क्या नॉलेज को गेन करना, इसकी मीनिंग भी यही है, ठीक, फिजिकोस। तो आगे बढ़े फिजिक्स के बारे में। फिजिकोस है जिसकी मीनिंग नॉलेज, ठीक है। ग्रीक वर्ड है फिजिकोस जिसकी मीनिंग है नॉलेज अबाउट नेचर। उसकी आगे बढ़ो तो ब्रांच है साइंस की, अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। मैटर, एनर्जी, फंडामेंटल फोर्सेस एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो मैंने डेफिनेशन में तीन चीजें बयान की हैं। कौन कौन सी? एक है मैटर, मैंने एक तो मैटर को डिफाइन किया हुआ है, तो मैटर को भी यानी क्या है ना, मैंने एक्सप्रेस किया है मैटर को, स्टेटमेंट करेंगे। अब मैटर के बारे में, मैटर को समझेंगे क्या है, ये सबको पता होता है लेकिन थोड़ी बातें तो ऐड कर लें। मैटर क्या होता है? एनीथिंग हैविंग मास, एनीथिंग हैविंग मास एंड occupies space, सबको पता है, इसमें हम बहुत सारी बात नहीं करेंगे। तो दूसरा होता है स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की ही स्टेट होती है, मैटर के बारे में। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर, बात समझो। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैटर की काइंड्स की कई टीचर सवाल करते हैं क्लास में कि भाई इसको बताएं कि इसको स्टेट ऑफ मैटर क्यों कहा जाता है, इसको टाइप और काइंड क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि काइंड और टाइप के लिए एक अलग अलग फार्मूला होता है। एक बात समझो, आइस लो, लेट्स सपोज आइस लो, आप वाटर लो, आप स्टीम लो, तो यहाँ पे आइस के लिए भी H2O फार्मूला होगा, वाटर के लिए भी H2O फार्मूला होगा, स्टीम के लिए भी H2O फार्मूला होगा, फार्मूला चेंज नहीं हुआ। तो अलग अलग मुझे पोजीशंस में, अलग अलग स्टेट्स में ये मैटर कंडेंस हुआ है, तो इसलिए हमने स्टेट्स ऑफ मैटर रखी है। बात है समझ में नहीं, 3 स्टेट्स में ये क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, इसलिए सेम फार्मूला फॉर ऑल, इसलिए हमने स्टेट ऑफ मैटर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आगे बढ़े, क्या है ये स्टेट ऑफ मैटर? को कितनी है स्टेट्स ऑफ मैटर? सबको पता है कौन कितनी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम सॉलिड में क्या पढ़ेंगे? सॉलिड को क्या होता है? हैविंग परफेक्ट शेप, having perfect shape, also perfect volume। बात है समझ में नहीं? ऐसी मैटर की स्टेट जिसको परफेक्ट शेप भी हो, परफेक्ट वॉल्यूम भी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। जैसे ये पेन है, मैटर है, वजन भी रख रही है, मास भी है, जगह को भी ऑक्यूपाइज कर रही है, और उसके बाद क्या है? परफेक्ट शेप भी है, परफेक्ट शेप है ना, उस परफेक्ट वॉल्यूम भी है। कितना लिखा हुआ है इस पेन पे? नहीं पता कितना ग्राम लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ो, तो लिक्विड, लिक्विड क्या है? हैविंग परफेक्ट वॉल्यूम बट नॉट परफेक्ट शेप। परफेक्ट वॉल्यूम तो हो लेकिन परफेक्ट शेप ना हो। इस इक्वल का मतलब क्या है? ये सारे वर्ड यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करो, कॉपी और पेस्ट करो। और आगे बढ़ो, गैस, हैविंग no perfect shape and also it don't have perfect volume। बात समझो, गैस को क्या होता है? परफेक्ट वॉल्यूम भी नहीं होता, परफेक्ट शेप भी नहीं होती। गैस को समझो, परफेक्ट वॉल्यूम भी नहीं होता, परफेक्ट शेप भी नहीं होती। तो ये होगी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब बात समझो, यहाँ पे दूसरा जिक्र किया मैंने एनर्जी का, मैटर हो गया एनर्जी का। कॉमन बातें मैं तो कह रहा था कि आपको बता दूं, लेकिन लिख लिए तो इसलिए लिख ही रहा हूँ। एनर्जी क्या है? एबिलिटी और कैपेबिलिटी of a body to do work।
किसी भी बॉडी के काम करने की सलाहियत को, किसी भी बॉडी की काम करने की मेंटेन वाली सलाहियत को हम क्या कहेंगे, उसकी एनर्जी कहेंगे। और एनर्जी के टाइप्स होते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो भी टाइप्स हैं वो सारे के सारे आप एनर्जी की जब स्टडी करोगे आगे तो फर्दर समझते जाओगे। इसके बाद मैंने डिस्क्राइब किया है फंडामेंटल फोर्सेस को, इसको मिटा दे तो मैं फंडामेंटल फोर्स पे थोड़ी डिस्क्रिप्शन करना चाहता हूँ। इसको मिटाऊं, ये सबको पता होता है ना। चलो फंडामेंटल फोर्सेस को समझते हैं, ये क्या होते हैं, ये फंडामेंटल फोर्सेस क्या है, ये फंडामेंटल फोर्सेस कितने होते हैं फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल forces, there are four fundamental forces in this world which are existing now। बात समझो, कितने होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, और तीसरा क्या होता है ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और लास्ट वाला आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे समझिए कि इनकी रेंजेस क्या होती है, इसकी रेंज क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचते हैं, कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है, एक तो रेंज समझेंगे। और उसके